नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर मियां नसरुद्दीन। तो इस पाठ को हम अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट कर चुके हैं और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये जो आपका चैप्टर है, ये जो आपका पाठ है, ये कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखा गया मियां नसरुद्दीन का एक शब्द चित्र है और जिसमें आप देखेंगे कि वो एक साक्षात्कार की तरह उनसे एक तरह से ये सारी बातें उनसे साक्षात्कार की तरह ले रही हैं। और यहाँ पर हमने इस पाठ से जुड़ी हुई काफी चीजें जो है पढ़ ली थी, समझ ली थी और आज भी हम अपने इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर पढ़ा था कि जो मियां नसरुद्दीन है उनकी जो ये एक तरह से दुकान कहेंगे, तो ये दुकान जो है वो है जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़िया मोहल्ले में। तो यहाँ पर जब कृष्णा सोबती जी वहां पर निकलती है तो वो कहती है कि एक मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे के ढेर की सनने यानी कि आटे के ढेर को सनने की आवाज, सनने की यानी कि गूंजने की आवाज उनको आ रही थी और उनको लगा कि यहाँ पर सेवइयां तैयार हो रही है। और जब वो आगे बढ़े और उन्होंने वहां पर पूछा तो वहां पर पता चला पूछने पर कि ये तो खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर वो लोग खड़े हैं। तो यहाँ पर मियां नसरुद्दीन जो है उसके उनके बारे में सुना था लेखिका ने कि जिनको 56 प्रकार की रोटियां बनाने का एक तरह से वो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। और वो कहती है कि हमने जब अंदर ताका, अंदर झांका तो उन्होंने देखा कि मियां चारपाई पर बैठे हुए बीड़ी का मजा ले रहे हैं और जो उनका चेहरा है यानी कि चेहरे पर एक मौसम की मार है, यानी कि अलग अलग काफी सारे मौसम उन्होंने झेल लिए हैं, यानी कि समय काफी बीत चुका है, काफी लंबे समय से लग रहा है कि अनुभवी उनका वो चेहरा है इस काम में। और इस तरह से आंखों में काइया एवं भूलापन, पेशानी पर मजे हुए कारीगरी के तेवर, और एक तरह से जो तेवर है वो मजे हुए कारीगर के हैं। काफी अच्छे से उन्हें प्रैक्टिस है, काफी अच्छे से वो इस काम को करते हैं। और उसके बाद जैसे यहाँ पर लेखिका कहती है कि जैसे ही हम वहां पहुंचे तो मियां नसरुद्दीन ने उन्हें ग्राहक समझकर, यानी कि उन्हें ग्राहक समझकर अपनी नजरें उठाई और कहा फरमाइए, यानी कि कहिए आपको क्या कहना है। तो उन्होंने तुरंत, लेखिका कहती है, हमने झिझक कर कहा कि आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, यानी कि वो यहाँ पर एक पत्रकार की तरह उनसे सवाल कर रही है। और इस बार यहाँ से शुरू होता है सवालों का सिलसिला। तो फिर वो लेखिका उनसे कहती है कि एक तरह से आप हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लेंगे क्या, और हम थोड़ा सा आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। और इस तरह से जो मियां नसरुद्दीन है वो एक तरह से वो कहते हैं कि आप कोई पत्रकार तो नहीं, या आप कोई इस तरह के अखबार वाले तो नहीं, क्योंकि वो अखबार वालों को, अखबार पढ़ने वालों को और अखबार वालों को एकदम निठल्ला समझते हैं। वो कहते हैं कि ये जो काम है वो बिल्कुल निठल्लों वाला काम है और निठल्ला समझते हैं। और वो कहते हैं कि जो कामकाजी आदमी होता है, यानी कि जो काम काज में बिजी होता है, काम काज में व्यस्त होता है, उसको ना तो अखबार से कोई लेना देना और ना ही इस तरह की एक दूसरे की खबरों को लिखने से और ना ही एक दूसरे की खबरों को पढ़ने से। तो यहाँ पर जब लेखिका ने उनसे एक प्रश्न किया, प्रश्न था कि आपने यह इल्म कहाँ से सीखा। जो लेखिका ने उनसे प्रश्न किया कि आपने यह इल्म कहाँ से सीखा, तो उस टाइम पे वो कहते हैं कि आपने ये क्या फरमा दिया, यानी कि आपने ये क्या कह दिया कि हम ये जो इल्म है, क्या हमें नगीना साज के पास जाएंगे, क्या हम आईना साज के पास जाएंगे, या मीना साज के पास जाएंगे, या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली के पास। बोलते क्या फरमा दिया साहब, ये तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। देखिए, खानदानी पेशा यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चला आता है। तो बिल्कुल ये जो यहाँ पर एक तरह से नानबाई का जो ये काम है, ये मियां नसरुद्दीन के जो दादाजी हैं,
ठीक है। मियां नसरुद्दीन के जो दादाजी हैं उन्होंने ये शुरू किया था, उसके बाद जो उनके उस्ताद वालिद हैं उन्होंने ये किया और उसके बाद यहाँ पर मियां नसरुद्दीन जी ने सीखा। तो वो कहते हैं कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, यानी कि वो कहते हैं हमने कभी भी अपने घर से इस बात के लिए नहीं निकले कि हम बाहर जाकर कोई पेशा अपनाएंगे। और यहाँ पर वो कहते हैं कि आपको जब यहाँ पर वो बताते हैं कि आगे जो एक तरह से वो कहते हैं कि आपको कभी किसी ने, क्योंकि जब वो कहते हैं कि हमने ये जो तरीका है, ये जो मेरा पेशा है, ये जो मेरा काम है, ये जो मेरा इल्म है, ये मैंने अपने परिवार से ही सीखा। तो वो कहते हैं कि आपको जरूर किसी ने कोई नसीहत तो दी होगी। देखिए, जब हमारे परिवार वाले, हमारी फैमिली वाले हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं, कुछ अपने अनुभवों से हमें जब वो कुछ न कुछ बताते हैं, तो उसके साथ ही वो हमें कुछ नसीहतें भी देते हैं, कुछ बताते भी हैं कि हमें इस तरह से काम करना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। तो उन्होंने कहा कि कोई भी काम जो है वो करने से आता है, केवल नसीहतें देने से नहीं। तो वो कहते हैं कि वजह फरमाया, और वो कहते पर यह तो बताइए कि आपने, लेखिका कहते हैं हमने भट्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस काम पर जब लगे होंगे तो आपके वालिद साहब ने आपको सीख के तौर पर तो कुछ कहा होगा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो एक तरह से जैसे बच्चे को रटाते हैं, जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं, ऐसा हमने कहीं कभी नहीं सीखा। वो कहते हैं इस बीच उस्ताद का एक हाथ सिर पर धरता और शागिर्दगी चुपचाप परवान करता। वो कहते समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी, दूसरी जो है कि यहाँ पर तभी उनके मीर साहब आ जाते हैं और वो मीर साहब से बातें करते हैं। और फिर वो यहाँ पर बताते हैं कि एक पढ़ाई तो ऐसी कि बच्चा जो है पहले फर्स्ट में, एलकेजी में है, यूकेजी में है, फिर फर्स्ट में है, फिर सेकंड में है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि उसने एलकेजी यूकेजी फर्स्ट नहीं पढ़ा और वो सीधे थर्ड में पहुंच गया। तो वो कहते हैं सेम यही चीजें हमारे साथ हुई कि उन 2-3 जमातों का यही एक तरह से क्या हुआ। तो यहाँ पर वही बताते हैं कि हमने एक तरह से वो अपनी बात को साफ करते हुए कहते हैं कि यदि हम बर्तन धोना, यदि हम भट्टी बनाना, यदि हम भट्टी को आंच देना न सीखते तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई बन जाते। तो इस तरह से लेखिका यहाँ पर कहती है, नसरुद्दीन जी बताते हैं कि तालीम भी बड़ी चीज होती है, यानी कि किसी चीज की जो प्रैक्टिस है वो भी सबसे बड़ी चीज होती है। तो इस तरह से जो यहाँ पर नसरुद्दीन जी हैं वो बताते हैं कि एक बार जो यहाँ पर जो एक तरह से खामचे वाले थे, उनको भटकते देखकर हमने बात का रुख मोड़ा। तो लेखिका कहती है कि खानदानी नानबाई होने का जब उन्होंने जिक्र किया तो उन्होंने पूछा कि यहाँ भी और कोई नानबाई भी है। तो वो कहते हैं कि एक बार की बात है, हमारे बुजुर्गों से, नसरुद्दीन जी बताते हैं कि एक समय की बात है, जो उनके बुजुर्ग थे, यानी कि उनके दादाजी हो सकते हैं, उनके परदादाजी हो सकते हैं, तो बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा कि मियां नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो। आप देखिए, रोटियां तो रोज बनती है, अलग अलग तरह की बनती है, लेकिन उन्होंने पूछा कि मियां नानबाई कुछ अलग चीज खिला सकते हो, कुछ अलग खिला सकते हो। तो वो कहते हैं बादशाह सलामत ने फरमाया कि कोई ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी, जो न आग से पके न पानी से। तो फिर लेखिका कहती है कि हमने पूछा, तो यहाँ पर वो कहते हैं क्यों न बनती साहब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब सराही भी। तो वो कहते हैं कि लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, बेसब्री से पूछा। लेखिका कहती है कि मुझे लगा कि मेरा यहाँ आना कुछ रंग जरूर लाएगा, क्योंकि कुछ नई चीज उन्हें पता चलेगी, कुछ नई बात उन्हें पता चलेगी। तो वो कहती है कि मैंने बिल्कुल बेसब्री से पूछा कि वह पकवान क्या था। कोई खास चीज होगी, यानी कि जरूर वो पकवान कोई खास चीज होगी। तो अब यहाँ पर मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे, सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले। यानी कि लेखिका कहती है
कि हमें लगा कि इतनी देर सोच रहे हैं तो जरूर ये पकवान के विषय में कह रहे होंगे, पकवान के विषय में बात कर रहे होंगे। तो वो कहती है कि वो बड़ी रुखाई से, बड़े गुस्से में बोले कि यह हम न बतावेंगे, यानी कि इस चीज को हम नहीं बताएंगे। तो जब उनको लगा कि अब यहाँ पर कुछ नया हमें पता चलने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग हमें पता चलने वाला है, हमारे यहाँ आने का, हमारे इस पूरे साक्षात्कार के का एक बहुत बड़ा फल हमें मिलने वाला है, तब तक नसरुद्दीन जी कहते हैं हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है, न कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर पूरी उतरती है। तो उन्होंने कहा कि जो खानदानी नानबाई होता है, बस आप और मत चीजें मत सोचिए, बस इतना सोच लीजिए कि जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए एक कहावत है कि जो खानदानी नानबाई होते हैं वो कुएं में भी रोटी सेक लेते हैं, कुएं पर भी रोटी पका लेते हैं। और वो कहते हैं जब भी कहावत गढ़ी गई होगी तो जरूर हमारे एक तरह से हमारे जो बुजुर्गों के कर्तव्य पर पूरी खरी उतरती होगी। लेखिका कहती है मजा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि। लेखिका कहती है हमने थोड़ा सा उनको उनका मजा लेने के लिए उनको टोका कि ये कहावत सच्ची भी है। तो मियाँ ने तरेरा, यानी कि मियाँ थोड़ा सा और गुस्से में आए, तरेरा और कहा क्या झूठी है, आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम, झूठ से रोटी पकेगी, क्या पकती देखी है कभी, रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे। तो लेखिका कहती है सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं, यानी कि उन्हें बात पूरी तरह से समझ नहीं आई थी लेखिका को, लेकिन लेखिका कहती है फिर भी हमें सर हिलाना पड़ा कि ठीक फरमाते हैं। इस बीच लेखिका कहती है कि मियाँ ने फिर किसी को पुकारा, ठीक है, इस बीच लेखिका कहती है मियाँ ने फिर किसी और को पुकारा, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को, और लौंडिया न आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की हजमत उठानी पड़ेगी। अब देखिए वो कहती है वो किसी और को फिर बात करने लगे हैं कि आपकी बेटी नहीं आई रुमाली लेने, देखिए रुमाली भी एक तरह की होती है, तो कहते रुमाली लेने नहीं आई। तो फिर लेखिका को एक बात और याद आ जाती है और वो कहती है कि मियाँ एक बात तो आपको और बतानी ही पड़ेगी और इसकी जहमत आपको उठानी ही पड़ेगी, इसका इतना कष्ट तो आपको उठाना पड़ेगा। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे, यानी कि एक और नई बीड़ी सुलगा ली थी और तब तक कुछ फुर्ती भी उनके अंदर आ चुकी थी। तो देखिए वो कहते बात ही पूछिएगा ना, जान तो नहीं ले लेंगे। तो वो कहते अरे कोई बात नहीं, बात ही तो पूछ रहे हो, जान तो नहीं ले लोगे हमारी, उसमें भी अब क्या देर। तो कहते इसमें भी कौन सी बड़ी बात है, उसमें भी क्या देर है, 70 के तो हो चुके हैं, फिर जैसे आपने से ही कहते हो, वालिद महरूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम कि हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। तो वो कहते हैं फिर अपने आप ही वो बोलते चले जाते हैं, कहते हैं कि जान तो नहीं ले लोगे, और कहते हैं जान निकलने में भी कौन सी बड़ी देर रह गई है अब कहते 70 के तो हम अभी हो चुके हैं, और हमारे जो वालिद थे, हमारे जो पिताजी थे, वो 80 की उम्र में उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो क्या पता हमें 80 तक की मोहलत मिले या ना मिले। ठीक है, वो अपने आप इस बात को बोले चले जा रहे हैं। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बनाया, तो कहा अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में काम तो किया ही होगा। तो लेखिका कहती है कि जो उन्होंने बात कही उस पे तो कोई जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने कहा अभी मुझे केवल इतना पूछना है कि आपके जो एक तरह से पूर्वज थे, आपके जो बुजुर्ग थे, उन्होंने शाही बावर्ची खाने में तो काम जरूर किया होगा। तो लेखिका कहती है कि मियाँ ने बड़ी बेरुखी से टोका, यानी कि बड़े गुस्से में बड़ी बेरुखी से टोका, वह तो बात पहले ही हो चुकी ना, यानी कि ये बात तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो फिर हो तो चुकी साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये बात तो आपकी हो चुकी है कि उस टाइम पे बादशाह ने उनसे कहा था कि आप कुछ नई चीज बना के खिलाओ,
लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट अलग बिल्कुल प्रश्न है कि दिल्ली के कौन से बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्गों ने काम किया था। अब वो फिर से कहते हैं कि अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं, कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो क्या काफी नहीं। तो उन्होंने कहा कि कह तो दिया बादशाह के यहाँ काम करते थे, अब इतना काफी नहीं है क्या। तो वो कहते हैं कि हम सिसियानी हंसी हंसी, है तो काफी पर जरा नाम ले लेते तो उस वक्त से मिला लेते। यानी कि वो कहते हैं अगर जरा आप नाम ले लेते तो उस वक्त से और आपकी फैमिली का जो एक आपके और उनके बीच का जो एक मेल था वो हम कर पाते कि कौन से आपके बुजुर्ग जो राजा के टाइम पे हुआ करते थे। ठीक है, तो वो कहते हैं वक्त मिला लेते खूब, पर किससे मिलाते जनाब आप वक्त से। तो कहते हैं आप किसे मिलाते जनाब वक्त से, यानी कि अगर आप वक्त मिलाते उस टाइम तो किससे मिलाते वक्त को। वो कहते हैं मियाँ हंसे और जैसे हमारी खिल्ली उड़ा रहे हो। लेखिका कहती है कि मियाँ इस तरह से हंसे जैसे हमारा मजाक बना रहे हो, हमारी खिल्ली उड़ा रहे हो। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पर काफी अच्छा जो है ये साक्षात्कार कह सकते हैं चल रहा था। और एक तरह से जो नसरुद्दीन जी थे वो काफी अच्छे से यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, लेकिन कहीं कहीं पर वो बड़ी बेरुखाई से प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे और बिल्कुल साफ इनकार कर दे रहे थे प्रश्नों का उत्तर देने से। अब वो कहती है लेखिका कि वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है क्या। वो कहते हैं कि वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है क्या आज तक। खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं। अब वो आ गए पॉइंट पर और कहते हैं कि आज तक वक्त से भी वक्त को कभी किसी ने मिलाया है क्या। चलिए खैर अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो पूछिए आपको किसका नाम जानना है। तो उन्होंने कहा दिल्ली के बादशाह का ही ना, कि उस टाइम पे दिल्ली के बादशाह कौन थे जब हमारे बुजुर्ग उनके बावर्ची खाने में उनके लिए काम किया करते थे, तो उस समय पर दिल्ली के बादशाह कौन थे, तो यही तो पूछना चाहते हैं ना। तो उनका नाम कौन नहीं जानता, जहांपना बादशाह सलामत ही ना। तो वो कहते हैं जहांपना बादशाह सलामत, तो कौन से, वो क्या लेखिका कहती है कौन से, बहादुर शाह जफर की। मियाँ फिर से खींच खा गए, यानी कि मियाँ को फिर से गुस्सा आ गया और फिर कहते हैं अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम पर चिट्ठी रुक्का भेजना चाहता है। यानी कि वो कहते कि आपको फिक्स नाम क्यों चाहिए, आप फिक्स नाम क्यों लेना चाह रही हैं, कोई आपको बादशाह के नाम पे चिट्ठी भेजना चाहता है क्या। तो यहाँ पर मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट कर आप वही जवाब देना चाहती हैं, यानी कि आप फिक्स। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जहां पनाह बादशाह सलामत, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कौन से बादशाह, बहादुर जफर की, यानी कि उन्होंने कंप्लीट नहीं किया कि बहादुर जफर या उसके आगे। तो कहते मियाँ ने खींच कर कहा कि आप अलट पलट कर वही बात कह रही हैं, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन से बादशाह के नाम पे चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाक खाने वाले के लिए सही सही नाम पता जरूरी हो। वो कहते कि आप इतनी पूछताछ कर रही हैं, इतना आप पूछ रही हैं जैसे आपको चिट्ठी आ रही हो या चिट्ठी भेजनी हो, जो डाक खाने वाले आपसे कह रहे हो कि भाई सही सही नाम पता लिख कर लाओ इसमें, तो आप इस तरह से क्यों बात कर रही है। तो इस तरह से लेखिका कहती है हमने बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। तो अब यहाँ पर वो कहते हैं कि लेखिका कहती है कि फिर से उन्होंने अपने जो कारीगर था उसको बोला कि अरे ओ बब्बन मियाँ कि जरा भट्टी सुलगा लो तो काम से निपटे। यह फिर लेखिका ने फिर प्रश्न किया कि अब ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब। मियाँ ने फिर रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो, यानी कि बहुत ही रुखाई से बड़े चिड़चिड़े अंदाज में उन्होंने कहा कि अपने कारीगर और कौन होंगे, मन में आया कि पूछ ले आपके बेटे बेटियां हैं। तो लेखिका कहती है कि उसी टाइम मेरे मन में ख्याल आया, मन में विचार आया कि पूछ लूं कि आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार दिख रहे थे और देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला लिया। वो कहा
कि एक दबे हुए अंधड़ सा उनके चेहरे पर दिख रहा था और लगा कि ये मजबून, ये बात अगर ना ही छेड़े तो सही है। तो उन्होंने इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दगी करते हैं। लेखिका बस केवल हमने इतना पूछा कि ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दगी करते हैं। शागिर्दगी यानी कि आपकी सेवा करते हैं यहाँ पर, आपकी हेल्प करते हैं यहाँ पर। तो लेखिका वो कहते हैं, खाली शागिर्दगी नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपए मन आटे की मजूरी, 4 रुपए मन मैदे की मजूरी। यानी कि वो कहते हैं ऐसे फ्री में काम कोई नहीं करता, मुफ्त में कोई शागिर्दगी नहीं करता, गिन के पैसे देता हूँ। 2 रुपए आटे की मन मजूरी और 4 रुपए मैदे की मजूरी। तो फिर यहाँ पर फिर से उन्होंने प्रश्न किया लेखिका ने, ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं, यानी कि कौन सी रोटियां ज्यादातर भट्टी पर पका करती हैं, आटे वाली या मैदे वाली। उनके पूछने का ये एक तरीका था। तो यहाँ तक मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी, यानी कि अब तक जो ये बातें हो रही थी, अब तक जो उनका ये साक्षात्कार एक तरह से लिया जा रहा था, अब इसमें उनकी कोई दिलचस्पी, कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। अब वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे, उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब फिर भी हमसे छुटकारा पाने के लिए बोले, लेखिका बोली कि मियाँ को अब इस मजमून में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वो कहती कि हमसे छुटकारा पाने के लिए, कि निपटो, किसी तरह से इनकी बात का जवाब दो और बात को खत्म करो। तो लेखिका कहती है कि हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी खमीरी, रुमाली गांव दीदा, गेजवान, तुनकी और फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर कहा, और तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। तो लेखिका कहती है कि फिर बीच में जब नाम बता रहे थे अपने अलग अलग जो रोटियों का, कि बाकरानी है, शीरमाल है, ताफ्तान है, बेसनी है, खमीरी है, रुमाली है, गाव है, दीदा है, गाजेबान है, तुनकी है, और फिर से वो अपने तेवरों को तीखा करके, तेवरों को चढ़ाकर और घूर कर कहते हैं कि जो तुनकी रोटी होती है वो पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है, उनकी बहुत पतली होती है, और वो कहते हैं खिलाएंगे हम किसी दिन आप। तो लेखिका कहती है, एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान, जो पकाने और खाने की कद्र करना जानते थे। यानी कि एक तरह से जब उन्होंने अपनी अलग अलग रोटियों के नाम लिए, अपने अलग अलग ब्रांड्स को, अपने अलग अलग जो प्रकार है रोटियों के, उनके नाम लिए, तो वो कहीं पे एकाएक अचानक उनकी आंखों में कुछ याद जो है वो आई, और एक लंबी सांस भरी उन्होंने, और किसी गुमशुदा याद को, यानी कि जो एक टाइम पे जो मशहूर हुआ करती थी चीज, उस गुमशुदा याद को ताजा करते हुए उन्होंने कहा कि उतर गए वो जमाने और गए वो कदरदान, कि वो टाइम अब चला गया और वो कदरदान भी चले गए जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। यानी कि जो हमारी कद्र करते थे, हमारे जितने टाइप की रोटियां हैं इनकी कद्र करते थे, इनके बारे में जानते थे, इनको सही तरीके से समझते थे और प्रयोग करते थे। तो वो कहते, मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निगली और हजम। यानी कि अब ना तो किसी को कोई एक तरह से किसी को किसी चीज से मतलब नहीं कि बाकरानी क्या है, शीरमाल क्या है, ताफ्तान क्या है, बेसनी क्या है, रुमाली क्या है, यानी कि इससे किसी चीज को कोई मतलब नहीं। तंदूर से निकली है, बिकती है, खाई और हजम, किसी को कोई मतलब नहीं, कोई इसका एक तरह से यहाँ पर किसी को किसी चीज की कोई कद्र नहीं है। तो इस तरह से लेखिका ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से अपने इस पाठ को कंप्लीट किया है, अपने इस साक्षात्कार को कंप्लीट किया है। तो अब देखिए यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर है। तो मुझे लगता है पाठ जो है हम पिछले 2 सेशन से पढ़ रहे हैं, तो काफी अच्छे से आप लोगों को चैप्टर समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर जो है वो डिस्कस करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर जो आपके प्रश्न है चैप्टर परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए सारे प्रश्नों को ध्यान पूर्वक सुने। मियां नसरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? पाठ का पहला प्रश्न है, अभ्यास का प्रश्न है। अगर जिन बच्चों ने चैप्टर को शुरुआत से अच्छे से पढ़ा होगा, वैसे तो मैंने आज भी आपके लिए पाठ को एक बार यहाँ पर रिवाइज किया, आपको पाठ को एक बार यहाँ पर बताया कि किस तरह से आपने पढ़ना है और किस तरह से समझना है। तो मियां नसरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? अब देखिए शुरुआत में ही हमने देखा कि मियां नसरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो उनकी जो ये दुकान है वो क्या है, एक तरह से खानदानी वो नानबाई है। उनके जो परदादा थे, उनके जो दादा थे, उनकी जो पिताजी थे और वो स्वयं एक तरह से शुरुआत से ही काफी टाइम पहले से ही ये नान जो रोटियां हैं ये बनाते आ रहे हैं और उनको 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर प्राप्त है, इसीलिए उनको खानदानी जो है नानबाइयों का मसीहा कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास उनके विषय में जानने के लिए गई थी कि किस तरह से उन्होंने ये सारा तजुर्बा किस तरह से उन्होंने लिया, उन्होंने ये रोटियां बनाने का इल्म कहाँ से लिया और किस तरह का शहर में और भी कोई खानदानी नानबाई है या जो उनके पूर्वज हुआ करते थे, जो उनके पूर्वज थे वो कौन से बादशाह के यहाँ पर काम किया करते थे, कौन से बादशाह के यहाँ एक तरह से काम करते थे। तो बहुत अलग अलग तरह के प्रश्न लेकर यहाँ पर लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास गई थी। अगला प्रश्न है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? तो देखिए बादशाह का नाम आते ही मियां नसरुद्दीन की जो बातें हैं उनमें एक तरह से दिलचस्पी खत्म इसलिए होने लगी क्योंकि जो एक तरह से जो यहाँ पर बातें उन्होंने बताई हैं अपने पूर्वजों के बारे में, अपने परिवार के जो लोगों के बारे में कि किस तरह से उनके परिवार के जो लोग हैं उनको कहा जाता था कि जो खानदानी जो नानबाई है वो तो कुएं में भी रोटी पका सकता है, यानी कि उनके परिवार के जो लोग थे, उनके खानदान के जो लोग थे वो राजा के यहाँ पर बादशाह के यहाँ पर काम किया करते थे। लेकिन चूंकि ये समय काफी पहले समय की बात थी और शायद उनको भी ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, शायद उनको भी ये बातें पता नहीं होंगी कि कौन से बादशाह के वो यहाँ पर वो काम करते थे। लेकिन उन्होंने क्योंकि ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है तो उनको ये सारी चीजें अपने वालिद से, अपने दादाजी से ये सारी चीजें पता चली है। तो वो केवल उतना ही लेखिका को बता पाए और इससे आगे वो लेखिका के प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे थे, इसीलिए उनकी दिलचस्पी भी वहां पर खत्म होती दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न है कि मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर यह मजमून छोड़ने का फैसला लिया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर यह मजनून न छेड़ने का फैसला लिया, यानी कि जब यहाँ पर लेखिका उनके परिवार के बारे में यानी कि उनके बारे में पूछा कि उन्होंने ये चीजें कहाँ से सीखी और उन्होंने जब अलग अलग जो उनके कारीगर थे कारीगरों के बारे में पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि मेरा कारीगर है और कौन होगा। तो उस टाइम पे लेखिका को याद आया कि वो पूछे कि क्या उनके बेटे बेटियां हैं या उनके बेटे बेटियां हैं, तो वो क्या काम करते हैं, वो कहाँ पर है। तो इस तरह के सवाल उनके मन में आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो नसरुद्दीन जी है वो थोड़े से अब थोड़ा सा क्या हुए हैं, अपसेट से हो गए, यानी कि वो अब उनको बिल्कुल भी अब इस साक्षात्कार में या इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा। तो अब लेखिका कहती है कि ये सभी चीजें सोचकर अब उनको लगा कि अब हमें इस मजमून को नहीं एक तरह से नहीं छेड़ना चाहिए, हमें इस बात को यहीं पर दबा देना चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसा खींचा है, कैसे खींचा है? तो देखिए लेखिका ने यहाँ पर पाठ में जो मियां नसरुद्दीन जी है उनका शब्द चित्र एक तरह से एक
ऐसे व्यक्ति के रूप में खींचा है जो बिल्कुल अपने काम के प्रति, अपने कार्य के प्रति बहुत ही ज्यादा एक तरह से समर्पित है और अपने काम को अच्छा बनाने के लिए, अपने काम को बेहतर करने के लिए, अपने आप को एक तरह से बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वो यहाँ पर दिन रात जो है काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं। और वो कहते हैं कि कोई भी चीज जो है वो सलाहों से नहीं सीखी जाती, वो करके सीखी जाती है। अगर आप किसी चीज को अगर आप सीखना चाहते हैं, किसी काम को अगर आप किसी काम में अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको बार बार उसमें प्रैक्टिस करनी होगी और काम की शुरुआत आपको छोटे से करनी होगी। तो एक साधारण देखिए उनको एक तरह से नान भाइयों का मसीहा कहा है, लेकिन फिर भी उनका जो शब्द चित्र है वो बहुत ही ज्यादा साधारण व्यक्तित्व का है, बहुत ही ज्यादा उनका सरल और साधारण व्यक्तित्व है जो बिल्कुल अपने काम से मतलब रखते हैं और करके सीखने को बल देते हैं और साथ ही कहते हैं कि इंसान को कभी भी कोई भी काम अगर करना है तो शुरुआत उसको हमेशा छोटे से करनी होती है। यानी कि अगर वो 56 प्रकार की रोटियां बनाना अगर आप जानते हैं तो उसका रीजन ये है कि एक दिन उन्होंने वहां पर बर्तन भी धोए हैं, एक दिन उन्होंने भट्टी बनाना भी सीखा है और एक दिन वहां पर उन्होंने भट्टी जलाना भी सीखा है। तो इस तरह से काम की शुरुआत जो है वो छोटे से होती है। तो काफी अच्छा शब्द चित्र यहाँ पर था, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और अब हमारा है यहाँ पर पाठ के आसपास से दिए गए प्रश्न। तो जहां तक मुझे लगता है हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा और पाठ के प्रश्नोत्तर भी डिस्कस किए। तो अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो पाठ के आसपास से लिए गए हैं। तो ये जो प्रश्न है ये आपके लिए होमवर्क है, इन्हें करने की कोशिश करें अपनी कॉपी में। कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो उसे जरूर क्लियर करें। इस तरह से आज का हमारा ये चैप्टर और हमारा ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।